So welcome guys to my next video, and now we are going to study the most important law, and that is a Henry law. So basically students, इस हेनरी लॉ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशंस आएंगी एंड दीज एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एप्लीकेशंस आपके एग्जाम्स में आती हैं और कुछ टर्म्स हो गई जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ज़रूर आती हैं. तो चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ हेनरी लॉ. सो बेसिकली हेनरी लॉ है क्या, ठीक है. तो गाइस देखिए, हेनरी लॉ में हमारे पास क्या आता है कि हेनरी लॉ जो है वो सबसे पहले हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है और जो प्रेशर है उसके बारे में नॉलेज देता है. और क्या हमें एक्सप्लेन करता है, ये हमें बोलता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रेशर ऑफ द गैस. इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन वो भी हमारे पास ज्यादा होगी. पर कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन को मैं अगर साइंटिफिक टर्म्स में रखूं तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वेपर फेज में वो हमारे पास प्रोपोर्शनल किसके है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. देखिए स्टूडेंट्स, विदाउट कंफ्यूजिंग इट और विदाउट जस्ट अप्लाइंग इट इन अ सिंपल वे, हम क्या कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का वो उतनी ज्यादा क्या है, डिसॉल्व करेगी हमारे सॉल्यूशन में. दैट्स इट, नथिंग मोर एल्स देन दैट. और जो नेक्स्ट मैंने समझाई है वो हमने ये बताया है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के. मतलब अगर मैंने प्रेशर ज्यादा डाला है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं. इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. अब ये जो KH है ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, KH जो होगा ये तो हमारे पास कांस्टेंट होगा. क्या होगा, कांस्टेंट होगा. और ये कौन सा कांस्टेंट होगा हमारे पास, हेनरी लॉ कांस्टेंट. और x मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, सॉरी लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस इज आवर नंबर ऑफ मोल्स. तो ठीक है स्टूडेंट्स, और P का तो आपको पता ही है कि प्रेशर होगा यहाँ पर. ठीक है, तो विच डायरेक्टली मीन्स कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा डिसॉल्व होंगे. आपको पता ही है स्टूडेंट्स, अगर बाय चांस हम किसी चीज पे ज्यादा प्रेशराइज करेंगे वो उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा. अब देखिए हमारे पास कुछ इसकी लिमिटेशंस आती हैं. लिमिटेशंस इन द सेंस कि हमारे पास ये जो हेनरी लॉ है ये कुछ जगह ही एप्लीकेबल होगा, ये हर जगह आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशंस तो हम इसके बाद फोकस करेंगे. सबसे पहले हम इसके लिमिटेशंस पे ही फोकस कर लेते हैं. तो अगर हम इसके पहले लिमिटेशन को फॉलो करें तो हम पढ़ेंगे कि ये सिर्फ कुछ जगह एप्लीकेबल है. तो पहली जगह ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले हमारे पास जो गैस होगी दैट शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. ठीक है, कि जो गैस है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केमिकल चेंज उसके अंदर हो रहा है. सेकंड हमारे पास क्या होगा कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बहुत कम नहीं होना चाहिए. कि जो प्रेशर ऑफ गैस है दैट शुड नॉट बी टू हाई and temperature should not be too low.
ठीक है, कि जो टेम्परेचर है ऐसा ना हो कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और प्रेशर आपका बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी ये फॉलो अप नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रेशर ऑफ गैस है वो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो भी हमारे पास बहुत कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लिमिटेशन होगी, अब ये और कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहां पर हमें ये होगा कि वो जो गैस होगा दैट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने गैस डाली है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट मतलब प्लस हो रहे हैं, और जो डिसोसिएशन होगा मतलब कि उसका टूटना मॉलिक्यूल्स का। तो बेसिकली अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर रहे हैं या फिर डिसोसिएट कर रहे हैं तो वहां पर भी ये एप्लीकेबल जो है वो नहीं होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स वी आर क्लियर विद द लिमिटेशंस। ओके, तो अब हम इसको दोबारा जल्दी से फास्ट रिकैप करते हैं कि सबसे पहला एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, और वो केमिकली जो है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और प्रेशर जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास आता है, एंड दैट इज टू नो द एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस जाननी है। तो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो चलिए गाइस, अब हम अपनी एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो अब हम सब सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स तो देखो पीते ही पीते हैं, ठीक है, और अब तो मौसम ही ऐसा आ गया है कि हम सब पियेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वर्ड आता है एफरविसेंस। ठीक है, तो ये एफरविसेंस होता क्या है बेसिकली, आपने इसको 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना स्टूडेंट्स, वो फिल्ड होती है। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है एकदम बाहर आती है, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फिर सोडा है वो बहुत जल्दी बाहर आता है, प्रेशर से बाहर आता है। तो हमने क्या करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहली एप्लीकेशन हमें यही बोलती है कि अगर मुझे सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करनी है सोडा वाटर में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई कि जो बॉटल्स होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा की, वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे सील की जाती हैं ताकि वो सारी जो बॉटल्स हैं उसके अंदर CO2 इजीली सॉल्यूबल हो सके। अब सेकंड एप्लीकेशन देखो, हमारे पास एक वर्ड आता है स्कूबा डाइविंग। अब स्कूबा डाइविंग क्या होता है स्टूडेंट्स, स्कूबा डाइविंग इज कि जो बहुत लोग बहुत फॉन्ड होते हैं कि भाई उन्हें नीचे ओशियंस में जाना है, देख के आना है कि क्या है क्या नहीं है, वो लोग तो नीचे की सीनरी देखना जो वाटर की होती है वो स्कूबा डाइवर्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो प्रॉपर मास्क सूट पहन के जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि वो अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं जिन सिलेंडर्स के अंदर हीलियम का कंटेंट ज्यादा होता है, और वो हीलियम भी कौन सी होती है, डाइल्यूटेड हीलियम। ठीक है, और उस हीलियम में क्या होता है, आपके पास 11.7% हीलियम होगी, 56.2% नाइट्रोजन होगी एंड 32.1% आपके पास उसमें ऑक्सीजन होगी। अब वो क्यों करते हैं ये, अब क्योंकि उनको नाइट्रोजन का जो इफेक्ट होता है उससे अपने आप को बचाने के लिए दे यूज दीज काइंड ऑफ टैंक्स जिसके अंदर हमारे पास हीलियम फिल्ड होता है। अब देखो, जो नाइट्रोजन होता है उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक टॉक्सिसिटी जो होगा वो कॉज करने लगता है। तो उस टॉक्सिसिटी को अपने आप को बचाने के लिए वी यूज हीलियम। और आपको गाइस पता होना चाहिए इस चीज का कि वो टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि दैट लीड्स टू सिवियर पेन इन योर बॉडी एंड दैट लीड्स टू सो मच क्रैम्प्स इन योर बॉडी। तो उससे बचने के लिए वी यूज दीज हीलियम टैंक्स। ओके,
एंड द थर्ड एंड द लास्ट एप्लीकेशन जो है वो ये है कि आपने देखा होगा जब हम बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आने लगती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए जब भी हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो जो ब्लड ऑक्सीजन होती है ब्लड के अंदर वो कम हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास इससे एक क्वेश्चन आता है कि एनॉक्सिया क्या होता है। दिस इज योर 1 मार्कर क्वेश्चन। तो एनॉक्सिया हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हम बहुत अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, हमारा माइंड काम नहीं कर पाता है, उस सिम्टम को, उस कंडीशन को हम एनॉक्सिया बोलते हैं, जो कि किस वजह से होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, कई बार हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, एंड दिस इज अ सिम्पटम ऑफ एनॉक्सिया। सो गाइज, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद इट। सो प्लीज मेक श्योर कि जो मैंने कराया है वो आप इसको अच्छे से करें, बिकॉज हेनरी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड do like, subscribe and share my videos if you like. Please don't forget to comment and subscribe my video. Thank you all of you.